हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, यदि आप भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे आप राजस्थान के हैं, चाहे आप बिहार के हैं, चाहे आप हरियाणा के हैं, तो आपने यदि एंशियंट देखिए, हिस्ट्री तो हम पढ़ते ही हैं जो कि स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स में हमसे पूछी जाती है। तो आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, खासकर से अब इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने अपने नोट्स सम अप कर लिए होंगे, सारे रिवाइज कर लिए होंगे नोट्स वगैरह, या फिर आप अभी उनको बना रहे होंगे। तो आपको क्यों ये वीडियो देखनी चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आइडिया की। इस वीडियो को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आप फिलहाल जो आप प्रेजेंट में आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो आप बना रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के, उनसे एग्जामिनर किस प्रकार से आपको फैक्ट आपके पेपर में देगा और आपसे किस टाइप के प्रश्न पूछेगा, ये आपको आइडिया इसमें लग जाएगा। दूसरा, इसमें लेवल, इसमें आपको लेवल भी पता चलेगा। लेवल मतलब देखिए कि क्वेश्चन का लेवल, किस टाइप का लेवल के क्वेश्चंस आपसे स्टेट पीसीएस एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। दूसरा, क्वेश्चन के लेवल का तो पता चलेगा ही, साथ को आपको अपनी स्टडी के लेवल का भी पता चलेगा कि हाँ, मेरे को इस लेवल की स्टडी जो है स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए करनी है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कैसे, जब आपको आइडिया पता चल गया, लेवल पता चल गया, ठीक है, तब आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे देख के हाँ, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाओगे अपनी तैयारी करने की कि इस प्रकार से अब मेरे को नोट्स बनाने हैं, ये फैक्ट्स मेरे को नहीं छोड़ने हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। तो एक तरीके आपको ये स्ट्रेटेजी बनाने में आपके एग्जाम के लिए मदद करेंगे। दूसरे, यदि आपने एंशियंट हिस्ट्री सेक्शन कवर अप कर लिया है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, या आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं तो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, इस टाइप के ये प्रश्न है। तो इससे आपकी एक सीधी सीधी क्या हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि आपने 5th सेंचुरी के अराउंड की जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मरीच चकट्टिकम लेख लिखा गया था, एक नाटक लिखा गया था, किसके द्वारा, शूद्रका के द्वारा, ठीक है। तो इस नाटक में क्या दर्शाया गया है ये आपको बताना है। तो पहला इसने दिया, द लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कॉर्टिसन। देखिए, यहाँ पे ये पहला जो हमारा पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है। मरीचिकट्टम का जब आप एक संक्षिप्त आप पढ़ोगे तो आप पाओगे, एक सारे यदि आप इस नाटक का पढ़ोगे तो आप पाओगे दरअसल क्या होता है, एक विद्वान पुरुष, एक पंडित जो क्या होता है, बहुत ही गरीब होता है, ठीक है, वो प्यार में पड़ जाता है एक किसके साथ, कॉर्टिसन। कॉर्टिसन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, वेश्या, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरी है। तो पहला पॉइंट हमारा गलत हो गया। दूसरा, मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ समुद्रगुप्त, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो मिलिट्री एक्सपेडिशन है समुद्रगुप्त का, वो हमें किस पे देखने को मिलता है, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा था, हरिसेन, जो कि कोर्ट पोएट थे किसके, समुद्रगुप्त के। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे नाइदर 1 और नॉर 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इस नाटक के बारे में आपको बताया है कि नोबेल बट इम्पोवरिश्ड यंग मैन ब्राह्मण, यानी कि एक विद्वान बट गरीब यंग ब्राह्मण जो होता है वो प्यार में पड़ जाता है किसके, वेल्दी कॉर्टिसन। कॉर्टिसन को मैंने आपको बताया था, हिंदी में हम बोलते हैं किसको, वैश्या को। आगे बढ़ते हैं। ये है इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शंस के बारे में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसको कंपोज किया था किसने, हरिसेना ने, ठीक है। यहाँ पे इसमें इंस्क्रिप्शन के आपको पढ़ के पता चलेगा कि जो समुद्रगुप्त का एम्पायर था वो आपका रावी रिवर से लेके, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ था, यानी कि वेस्ट में रावी रिवर से लेके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ था। और वहीं हम नॉर्थ से बात करें इंडिया के, तो हिमालयन फुटहिल से लेके, तो जो हमारा सेंट्रल इंडिया है साउथ वेस्ट पार्ट वाला, उससे होते हुए जो हमारा साउथ स्टेट है वहां तक ये एम्पायर फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अल बेरूनी किताबे उल हिंद। तो आपने पढ़ा होगा अल बेरूनी। अल बेरूनी दरअसल था कौन, जब महमूद गजनवी भारत आया था तो उसी के साथ ही ये भारत आया था, कौन, अल बेरूनी,
ठीक है। और इसने जो इंडिया में रहकर जो इसने एनालाइज किया था, इसने चाहे कुछ भी एनालाइज किया हो, चाहे पॉलिटिकल कंडीशन एनालाइज की हो, चाहे इंडिया का कल्चर एनालाइज किया हो, ठीक है, यहाँ पे जो कस्टम्स वगैरह होते हैं, ये सारा कुछ उसने एनालाइज किया था और इन सभी को उसने पिरो दिया था एक किताब के अंदर, जिसका नाम उसने दिया था किताब उल हिंद। तो आपसे अब इसी किताब के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अ सिंपैथेटिक स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ऑफ कोर्स ये आपको किताबे उल हिंद में देखने को मिलेगा। मेनली अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। इसमें सब प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको जैसे बता रहा था, चाहे वो कल्चरल एस्पेक्ट है, चाहे वो सोशियो एस्पेक्ट्स है, चाहे वो इंडस्ट्री ट्रेड एस्पेक्ट्स है, वो सारा आपको इसमें किताबे उल हिंद में देखने को मिलेगा। तो इसको एक ये नहीं कह सकते कि मेनली आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को ही कंसिडर करता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। क्रिटिकल्स ऑफ मोहम्मद गजनवीज प्लंडरिंग रेड ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गजनवी के साथ तो ये भारत आया ही था, तो इसलिए हमारा पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेनली अ स्टडी ऑफ इंडियाज कल्चर, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, 1, 3 एंड 4। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ए। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Who among the following teachers were visited by सिद्धार्थ गौतमा in quest of knowledge before his enlightenment? आपने यदि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पाया था कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तो इससे पहले वो 2 गुरुओं के पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, अपने जो उनके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं उनका आंसर ढूंढने के लिए। तो बस आपसे वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि वो कौन कौन से 2 गुरुओं के पास गए थे, आपको बताना है। तो सबसे पहले वो किसके पास गए थे, अलारा कलमा के पास गए थे, ठीक है। फिर दूसरे बार वो किसके पास गए थे, उद्रका रामपुत्रा के पास गए थे। तो ये 2 वो गुरु हैं जिनके पास गौतम बुद्ध जी जाते हैं। तो यहाँ पे इस बेस पे मैं क्या कह सकता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। ये आपसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, यहाँ पे आप इसको मिलान करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है ये क्या है लिस्ट 1 में। लिस्ट 1 में दोस्तों ये जो नाम दिए गए हैं ये हमारे संगम लिटरेचर है। यदि आपने संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इन संगम लिटरेचर के ये कौन है, ऑथर है। तो आपको लिटरेचर का मिलान करना है ऑथर के साथ, ठीक है। चलिए बताइए। तो सबसे पहले आप ये जो लिस्ट मैंने आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट संगम लिटरेचर है, ठीक है। तो पहला हमें क्या मिला था, तोलक्कपियम। तोलक्कपियम आपका किससे डील करता है, ग्रामर और पोएट्रीज लिखी गई हैं इसमें। इसके ऑथर कौन है, तोलक्कपियर, ठीक है। यहां पे देखिए हम ऑप्शन में दे रखा है ना, तोलक्कपियम के राइटर कौन है, तोलक्कपियर, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहां पे हमें एक और दे रखा है, यहां पे सिलप्पादिकरम। सिलप्पादिकरम के राइटर कौन है दोस्तों, इलेंगो अडिगल। और ये किससे डील करता है, लव स्टोरी ऑफ कोवलान समाधवी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं, यहां पे आइए आप, ये रहा आपका शिलप्पादिकरम। शिलप्पादिकरम के राइटर कौन है, ऑप्शन लिस्ट 2 में ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, जो आपका है मनी मेकलई। मनी मेकलई जो संगम लिटरेचर है इसके ऑथर हैं दोस्तों सीतालई सतानार, और ये डील करता है एडवेंचर ऑफ मनी मेकलई। तो अब यहां पे देखिए मनी मेकलई और सतानार हैं इसके ऑथर, ऑप्शन 2 हो जाएगा लिस्ट 2 में। ये इससे मिलान हो गया और तोलक्कपियर मिलान हमने कर लिया और ये हमने मिलान कर लिया। तो हमारा एक ही बच गया क्या, तिरुकुरल। तिरुकुरल के राइटर कौन है, तिरुवल्लुवर। तो ऑप्शन ये से मिलान हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप इन संगम लिटरेचर का। आगे बढ़ते हैं। आपने यदि, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, यदि आपने बुद्धिज्म पढ़ा है, ठीक है, और बुद्धिस्ट का आपने लिटरेचर वर्क पढ़ा है, तभी आप इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। आपको पता है बुद्धिस्ट के 3 त्रिपिटिकाज हैं जिनको पिताका बोला जाता है। पिताका मतलब उनको पत्तों पे लिखा गया था इसलिए उनको पिताका बोला जाता है। एक हमारा सूत पिताका है, एक विनय पिताका है, और तीसरा हमारा कौन सा है, अभिधम्म पिताका। और चौथा यहाँ पे आपको एक इसने दे रखा है महासंघिका।
तो अब आपको मिलान करना है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 में कि अभिधम पिताका से क्या रिलेट होता है, सूत पिताका से क्या, और विनय पिताका से क्या रिलेट होता है। देखिए जो सूत पिताका है, आपने बुद्धिज्म में पढ़ा होगा कि जो बौद्ध थे, सॉरी गौतम बुद्धा थे, उन्होंने जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बाद उन्होंने जितने भी सत्संग करे हैं, जितना भी उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया है, वो जो उनकी ओरिजिनल सेइंग्स हैं वो सारी आपको किस में देखने को मिलेंगी, सूत पिताका में मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका विनय पिताका है, विनय पिताका में आपको देखने को क्या मिलेगा। देखिए आपने बुद्धिज्म के अंदर पढ़ा होगा कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने संघ का निर्माण किया था कि संघ के अंदर मोंग्स और नन्स रहेंगी। तो अब मोंग्स और नन रहेंगी, उनको लाइफ में क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, डू और डोंट डूज जो होंगे वो सारे आपको किस में देखने को मिलेंगे, विनय पिताका में देखने को मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि विनय पिताका फिर आपका क्या हो जाएगा, रूल्स ऑफ मोंग्स ऑर्डर हो गया। ठीक है, रूल्स ऑफ, और दूसरा मैंने अभी आपको सूत पिताका बताया था, मैं बता रहा था ओरिजिनल सेइंग्स ऑफ की बुद्धा जो आपको मिलेंगी सूत पिताका में देखने को मिलेंगी। तो मैं कह सकता हूं ये आपका हो जाएगा मैटर्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स एंड एथिक्स। इसके बाद जो है अभिधम पिताका, अभिधम पिताका में आपको देखने को मिलेंगी मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। इसके बाद आपका एक बच गया महासंघिका। देखिए नाम में ही इसके संघ आ रखा है, और महा यानी कि बहुत बड़ी सभा होगी, बहुत बड़ा संघ होगा, तो इसलिए इसमें देखिए आप लिस्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी। तो डी को हम सीधा रिलेट कर सकते हैं किससे, इससे। तो सारे आंसर आपको मिल गए। इस प्रकार से आपको एग्जाम्स में आंसर करने हैं, और जो आपने नोट्स बना रखे हैं इस प्रकार से आपसे फैक्ट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए ये ऑथर हैं और ये इनके द्वारा लिखा गया वर्क है, कौन सा सही है ये आपको बताना है ऑप्शन में। अभी आपको मैंने पहला ही प्रश्न कराया था कि सुधरका ने लिखा था मरीचिका कटिकन, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब विशाख दत्ता ने क्या लिखा था, कालिदास ने क्या लिखा था, भावभूति ने क्या लिखा था, ये आप बताइए। देखिए जो विशाख दत्ता ने लिखा था वो था मुद्रा रक्षा, ये यानी कि बी के साथ ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। कालिदास का है आपका विक्रमा वसयम, ये बिल्कुल सही है। और भावभूति ने लिखा था हमारा उत्तर रामचरित्र, तो ये जो आपका ऑर्डर है ये बिल्कुल सही है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एंशिएंट टाइम के हमारे साइंटिस्ट हैं जिनके कुछ इंपॉर्टेंट क्या हैं, वर्क्स हैं, जो उन्होंने थ्योरीज दी थी, आपको बताना है, और कौन सा इसका आंसर होगा फिर वो आपको बताना है। देखिए आपने पढ़ा होगा आर्यभट्ट के बारे में। दरअसल जब भी इन्वेंशन ऑफ 0 डिजिट की बात आती है, दरअसल इसका आंसर तो हमें क्या देखने को मिलता है, अननोन इंडियन होता है। ठीक है, लेकिन अपने कुछ थ्योरीज में आर्यभट्ट ने जो है 0 डिजिट का इस्तेमाल किया है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो इन्वेंशन ऑफ 0 डिजिट है वो आर्यभट्ट ने किया था। तो यहाँ पे हम सी को 1 से रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह अब दूसरा बात है हमारा दोस्तों, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन। ये जो कंसेप्ट है सबसे पहले एंशिएंट टाइम्स में इसको भास्कराचार्य जी दे चुके थे। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई। यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पाइथागोरस थ्योरम, और या ये पूछ ले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति ने दिए थे और उनका नाम था बुधायना। और इसके बाद एक हमारा बच गया द गेम्स ऑफ स्नेक्स एंड लैडर, तो ये महाराष्ट्र के फेमस संत थे जिनका नाम था ज्ञानदेव। ठीक है, ज्ञानेश्वर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी को हम रिलेट कर सकते हैं 4 से। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ए का हमारा क्या हो गया 2, ठीक है, और बी का हमारा क्या हो गया 3। तो ए का 2, बी का 3 और सी का हमारा हो गया 1 और डी का हमारा हो गया 4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। यहां पे आप देख सकते हो 9 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दी थी भाई, जो टाइम पीरियड होता है ना अर्थ का, ठीक है, सन के अराउंड, उसकी 9 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दी थी भास्कराचार्य ने। यहां पे देख सकते हो, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। विच वर द अर्लीस्ट सीरियल्स ग्रोन बाय ह्यूमन। तो यदि आपने जो है वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं हम उसको, मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड आपने पढ़ा है, और इसके बाद आपने अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्ली फेज था, यदि आपने वो अच्छे से पढ़ रखा है
तो इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे पाओगे। तो कौन से दो सीरियल्स अनाज थे जो सबसे पहले ह्यूमंस ने उगाए थे? तो एक था पहला व्हीट और दूसरा था बार्ले। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ हैं साइट्स और कुछ हैं कल्चर, ठीक है, ये आपको बताना है। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो उसमें आपने देखा होगा वेरियस आपको कल्चर्स देखने को मिलेंगे। कल्चर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान के अहार क्षेत्र में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली थी। तो वहां पे जिन्होंने इनको खोजा था, तो उन्होंने क्या किया, वहां का जो कल्चरल था वहां के लोगों का, उसके हिसाब से उन्होंने अहर में मिली थी राजस्थान में, उसका नाम रख दिया उन्होंने उठा के अहर कल्चर। इसी तरह जोरवे में कोई चीज मिली है, उसका उठा के नाम रख दिया जोरवे कल्चर। तो मतलब कि बस जहां पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली थी, उसके जहां पे जो मिली थी और उसके साथ बस कल्चर वर्ड जोड़ दिया। देखिए, इसमें से कुछ साइट्स ऐसी हैं जो हमारी चैल्कोलिथिक पीरियड्स को बिलोंग करती हैं और जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी। जैसे मैं अब दो तो मैंने आपको बता दिए, अहार कल्चर और हमारा जोरवे कल्चर। इसके अलावा मालवा कल्चर भी है और रंगपुर कल्चर भी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मालवा रीजन में जो साइट मिली उसका नाम हमने रख दिया मालवा रीजन, ठीक है। रंगपुर में जो हमें साइट मिली हमने उसका नाम रख दिया क्या, रंगपुर कल्चर। तो ये सारी की सारी क्या है, चैल्कोलिथिक साइट्स हैं। और आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमारी क्या है, चैल्कोलिथिक एज से बिलोंग करती है। तो अब यहाँ पे देखिए, आहार आहार जब भी आपका नाम, अभी मैंने आपको बता रहा था राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो अहर और बानस ये एक साथ बोले जाते हैं राजस्थान क्षेत्र के। तो ये इससे 1 से रिलेट कर देगा। और दूसरा है आपका माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या होते हैं दोस्तों, 1 से 2 सेंटीमीटर के लंबे और 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़े, कुछ ऐसी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है टूल्स की। मतलब कि छोटे छोटे पत्थरों के बनाए हुए टूल्स मानव ने जो बनाए थे, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। तो माइक्रोलिथ की जो साइट है इंडिया के अंदर वो है बिरभानपुर, ए का हो गया, 4 से रिलेट हो गया। इसके बाद है आपका ओकरे कलर्ड पोर्ट्री। भाई जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको वेरियस टाइप्स की पोर्ट्री देखने को मिलेंगी। तो वो भाई एक बार जरूर आप नजरों में निकाल के चले जाइएगा, ठीक है। तो ओकरे कलर्ड पोर्ट्री की जो साइट है हमारी वो है उज्जैन में। इसके बाद हमारा बच गया कयाथ कल्चर। कयाथ कल्चर, कॉपर होर्ड कल्चर एक ही बात है, तो सी हो जाएगा हमारा 2 से रिलेट। तो इस तरह टाइप से आपको आपका आंसर मिलेगा। और जब भी मैं आपको बता रहा था कि आप पोर्टरी वाले जो बर्तन मिले थे मिट्टी के बने हुए, ठीक है, तो दरअसल उनके कलर के बेसिस पर और उनके ऊपर बनाए गए जो फिगर्स बनाए गए हैं हमारे जो उस समय के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा उन पोएट्री के ऊपर बनाए गए हैं, और किस मशीनरी टाइप का और किस शेप टाइप के वो बनाए गए हैं, तो उसी के आधार पर ये जो पोएट्री आपकी बांट दी गई है। जैसे कि ओसीपी हो गया आपका, ओकरे कलर्ड पोएट्री, मैंने अभी आपको बताया था 2000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक चली। फिर इसको जो है सक्सीड कर गई BRW, ठीक है। ये जो आपका बी, यहाँ पे बी आपका ब्लैक है, आर आपका रेड है, और तो ये हो गया आपका BRW जो कि 100 बीसी की पीरियड के अराउंड था। और इसके बाद है आप वेयर, डब्ल्यू यानी वेयर। आगे है आपका पेंटेड ग्रे वेयर, PWG जिसको बोला जाता है, तो 1200 बीसी से लेके 600 बीसी तक इसका पीरियड था। और ये जो आपको बता रखा है ना, जैसे ये घग्गर वाला प्लेन हो गया, हाकड़ा वैली हो गया, और इसी तरह यहाँ पे आपको जो BRW में बता रखा है, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र से मिले हैं। तो भैया जरूर इनका रीजन एक बार आप जरूर अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से रीजन से हमें ये सारी मिली हैं। तो PWG के बाद फिर उसको सक्सीड कर दिया नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ने, जिनको NBPW या फिर NBP कहा जाने लगा। 700 से लेकर 200 बीसी तक इनका पीरियड था। फिर इसके बाद इसको सक्सीड कर लिया रेड पॉलिश्ड वेयर ने, जिनको RPW हम कहते थे, और इनका पीरियड था अराउंड 1st सेंचुरी BC। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ पॉटरी कल्चर हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ साइट्स हैं और ये इनके क्षेत्र हैं। आपको मिलान करना है कौन सी साइट कौन से क्षेत्र में पड़ती है। तो यदि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है तब आप इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के शुरू में ही हमें बताया जाता है कि जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि भारत में नॉर्थ तक कहां तक फैली हुई थी, वो फैली हुई थी मंडो तक, ठीक है। मंडो कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात कर लेते हैं साउथ में। साउथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी, तो महाराष्ट्र की जो आखिरी साइट हमें मिलती है महाराष्ट्र की, वो है देमाबाद,
फिर इसके बाद हमें जो है ईस्ट साइड में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी, तो 1600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगभग फैली हुई थी। ईस्ट वेस्ट में 1100 किलोमीटर का कुछ ऐसा एरिया है, ईस्ट वेस्ट में 1600 है शायद, नॉर्थ टू साउथ 1100 कुछ ऐसे करके एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के फैलने का। तो ईस्ट में जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसका वो था अलामगीरपुर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है सुक्ता गेंदोर, जो हमें देखने को मिलता है बलूचिस्तान में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका आंसर चूज कर लेंगे, ऑल ऑफ दीज ये हमारे सही हैं, ABCD सही क्रम में लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड नॉन आर्यन बिकॉज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको आप आर्यन सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों? देखिए, आप यदि जब वैदिक सिविलाइजेशन जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आप पाओगे कि अब भारत में आर्यन का आगमन हो चुका है। और ये भी माना जाता है कि जो वेद वगैरह लिखे हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं, यूरोपियन थ्योरी है, विटमेलर, मैं शायद नाम नहीं याद आ रहा उसको, वाइटेकर पता नहीं विटमेलर कौन सी थ्योरी है वो, जिसमें आर्यंस के बारे में बताया गया है कि सेंट्रल एशिया और वहाँ से आर्यन आए थे। तो इस प्रकार की थ्योरी कुछ आर्यन से रिलेटेड है कि भाई ये जो आपके वेद वगैरह भी हैं ये भी आर्यनों ने लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्यों नहीं कह सकते हम इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों को आर्यन, क्योंकि आर्यंस ने तो भाई एक उनके खुद के लिखने की क्या एक स्क्रिप्ट उन्होंने क्या, जब उन्होंने वेद लिख लिया तो एक प्रकार से उनके खुद की लैंग्वेज जो उन्होंने डेवलप कर ली, खुद की उन्होंने ग्रामर डेवलप कर ली, तो वो काफ़ी डेवलप हो चुके थे आर्यन लोग। ठीक है, और जब आप ऋग्वेद वगैरह पढ़ोगे जितने हम देखते हैं कि उनमें बहुत सारे देवी देवताओं की भी पूजा की जाती थी, जैसे इंद्र हो गया, वायुदेव हो गया, अग्निदेव हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या होते थे, वो तो मदर गॉड से इसकी पूजा करते थे। ये हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उनमें हमें देखने को मिला है। हमने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक मेल देइटी की फोटो मिली है जो कि ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है, और उसके आसपास जो है हाथी बैठे हुए हैं और राइनोसोर्स बैठे हुए हैं, टाइगर्स बैठे हुए हैं, वो आपने पढ़ा होगा। ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला था। इसके बाद जो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी लिखने की वो पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर्सों में वो लिखते थे वर्ड। ठीक है, तो ये दोनों जो कथन हैं ये ट्रू करते हैं, इसीलिए हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम आर्यन सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे 1 और 2 मैं कह दूंगा, दोनों स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैं और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जो हमें मिले हैं। जैसे हम बात करते हैं, जो एक ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ से शिप जाती थी, जो मतलब कि व्यापार क्षेत्र था, एक कह लीजिए क्या बोलते हैं आज के टाइम में यार उसको, जहाँ पे शिप खड़ी होती हैं, डॉकयार्ड। ठीक है, तो लोथल में हमें डॉकयार्ड देखने को मिला। उसके बाद जो हमारा धोलावीरा है, एक चीज याद रखिएगा, एक साइन बोर्ड मिला था, उस पर कुछ पिक्टोरियल लिखा हुआ था ऐसे करके, यदि आप गूगल पे सर्च करोगे आपको ये मिल जाएगा। एक साइन बोर्ड मिला था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये हमें कहाँ से मिला था? धोलावीरा से। तो सी का हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, कालीबंगान, कालीबंगान हमारा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कालीबंगान में हमें अवशेष मिले थे कि जो एक जुता हुआ खेत जिसकी जुताई कर रखी थी उसके अवशेष हमें मिले थे। कहाँ से? कालीबंगान, राजस्थान से। इसके बाद जो हमारा बनवाली है, बनवाली हिसार हरियाणा में पड़ता है, तो बनवाली से हमें क्या अवशेष मिले थे? टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो, हल जो होता है उसका टेराकोटा मॉडल हमें मिला था बनवाली से। तो यहाँ पे देखिए ए का आपका हो गया 2 और बी का आपका हो गया 1। तो यहाँ पे देखिए ए का 2, बी का 1 और सी का हमारा क्या है? धोलावीरा से 4, सी का 4। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा, हाँ ये कुछ प्लेस हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, और ये उनके एक्सकवेटर हैं जिन्होंने खुदाई की थी। ये खुदाई करने के बाद ये प्लेस हमारे अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा हमने पढ़ा होगा 1921-22 में दयाराम साहनी ने इसको खोज के निकाला था, हड़प्पा, दयाराम साहनी। फिर आगे बढ़ते हैं। चहुन-जोदड़ो की खुदाई करी थी किसने? NG मजूमदार ने, तो ये 3 इससे जुड़ जाएगा। इसके बाद है हमारा मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने करी थी? D1 आपका RD बनर्जी ने। तो ए का हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। बी का हमारा क्या हो गया? NG मजूमदार हो गया। सी का हमारा एक ही बच गया कालीबंगान, उसका हमारा बीबी लाल और कमलनाथ घोष हो जाएगा। और डी का हमारा हो गया 1। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
अब यहां पे ये आपको एक्सकेवेटर दे दिए, यहां पे आपको ईयर्स भी दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट एग्जाम्स हैं जहां पे फैक्चुअल नॉलेज पूछी जाती है, खासकर से एचसीएस एग्जाम जो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर्स भी पूछ सकता है कि हड़प्पा 1921 में आई थी जैसे, तो चहुंजोदड़ो कब खुदाई गई, कालीबंगान की कब, मोहनजोदाड़ो की कब की गई। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं और ये कुछ साइट हैं, ठीक है, या फिर आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं। तो आपको मिलान करना है किससे कौन सही बैठता है। अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, डोकयार्ड हमारा लोथल में था, ठीक है। पशुपति महादेव सील हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। कॉपर चैरियट हमें दैमाबाद से मिला था। एक ही हमारा बच गया क्या, सिमेट्री H&R37, ये हमें मिला था हड़प्पा से, ठीक है। सारे हमने मिलान कर ली। यहाँ पे आप आंसर अपने ढूंढ लीजिए क्या होगा। जैसे ए का हमारा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे ए का ए के ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन ए में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही, ये हमारी साइट्स हैं, ये कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, आपको मिलान करना है कहाँ से क्या मिला है, ठीक है। लोथल, फिर वही डोकयार्ड हो गया हमारा, और हड़प्पा, हड़प्पा से तो हमारा वर्कमैन क्वार्टर हमें देखने को मिले हैं, और इसके बाद कालीबंगान से, मोहनजोदाड़ो से हमें डांसिंग गर्ल देखने को मिली है, कालीबंगान से हमें फ्यूरोलैंड देखने को मिला है, ठीक है। तो ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, और इसी तरह जो हमारा सी का क्या हो जाएगा, 4, सी का 4 हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हड़प्पा साइट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। मोस्टली आपको कई बार इनसे प्रश्न आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में जरूर मिल जाता है। जैसे कि आपसे पूछ ले 2 इंपॉर्टेंट हड़प्पा क्रॉप्स, अभी मैंने आपको बताया था, व्हीट एंड बार्ले। इसके बाद मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो कौन सी मेटल उन्होंने सबसे ज्यादा यूज करी थी, ब्रोंज। इसके बाद है हमारा हड़प्पा ट्रेडिंग स्टेशन कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया था, लोथल में जो डोकयार्ड था वो हमारा ट्रेडिंग स्टेशन था। इसके बाद है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन सी थी, बीड मेकिंग, मन के मोती जो बनाते थे, बीड होता है हमारा मन का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री थी। इसकी 2 फेमस साइट हमें मिली हैं, कौन सी, लोथल और चहुंजोदड़ो। इसके बाद स्टेशन ऑफ हड़प्पा कैटल ब्रीडर्स, तो कैटल ब्रीडर्स का हड़प्पा सिविलाइजेशन में फेमस स्टेशन कौन सा था, निसाड़ी। इसके बाद है लार्जेस्ट हड़प्पा सेटलमेंट की बात हो रही है, सेटलमेंट, साइट नहीं सेटलमेंट, ये हमें कुंतासी में देखने को मिलता है इंडिया में। ट्रेसिस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैविंग फाउंड एट, कहाँ पे हमें राइस कल्टीवेशन के जो मिलते हैं अवशेष कहाँ मिलते हैं, लोथल और रंगपुर में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ, अब देखिए मैंने आपको 3 तरीके से पूछ लिया ना इसने, एक तो आपसे पूछ रहा है साइट प्लस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एक आपसे पूछ रहा है साइट प्लस उसके एक्सकवेटर कौन से हैं। अब आपको दे दिया साइट प्लस वो कौन से रिवर पे हैं, और आगे आपको दे सकता है साइट प्लस कौन से ईयर में वो सामने आई थी, ठीक है। और चौथा, एक और 4 एक्सपेक्ट हो गए, 5वां एक्सपेक्ट आपका हो सकता है कि लोथल साइट है और आपको स्टेट दे देगा, जैसे कि आपका धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, कालीबंगान राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, बनवाली हिसार हरियाणा में पड़ता है, तो आपको साइट दे देगा और उनके जो है आपको क्या दे देगा, स्टेट दे देगा, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स आपको दे सकता है क्वेश्चंस के अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए लोथल, लोथल कौन सी नदी के किनारे है, लोथल हमारा है भुगाओ नदी के किनारे, ठीक है। और कालीबंगान राजस्थान में पड़ता है। उस समय राजस्थान में कौन सी रिवर बहती थी, हरियाणा से होते हुए, पंजाब से होते हुए, जहाँ वो हमारा क्या है, राजस्थान में हनुमानगढ़ तक जाती थी कालीबंगान रिवर, घग्गर, ठीक है। कालीबंगान की घग्गर रिवर के किनारे था, सॉरी। रोपड़ हमारा कहाँ पड़ता है, पंजाब में, कौन सी नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। और हड़प्पा हमारा कहाँ पड़ता है भाई, रावी नदी के किनारे। और इंडस हमारा कहाँ पड़ता है, इंडस के किनारे क्या है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो ई का हमारा 1, ई का 1 हमें भाई 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, चलिए ठीक है। कालीबंगान हमारा कौन सी नदी पे था, घग्गर नदी पे, तो बी का हमें देखने को मिलेगा 4, बी का 4 हमें इन ए और डी में देखने को मिल रहा है, चलिए ठीक है। फिर इसके बाद हमारा लोथल में, लोथल भुगावो नदी के किनारे था, ए का 5वां ऑप्शन हो गया, ये भी ठीक है। सी का देखिए हमारा रोपड़ सतलुज नदी के किनारे था, सी का 2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर भाई, ठीक है, ठीक है। डी हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और हमारा मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
हाँ, ये है भाई कुछ इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ऋग्वेद के अंदर जो वैदिक लिटरेचर है हमारा, उनके अंदर जो हमसे नदियां मेंशन की गई हैं उनके वैदिक नाम क्या थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा भाई। जैसे हम बात करते हैं सतलुज नबर, मैंने कैसे इसको याद रखा है, सतलुज एस से पढ़ता है तो इसका वैदिक नेम भी एस से ही है, तो सुतोदरी इसका नाम हो गया, सुतोदरी इसका नाम हो गया। ठीक है, व्यास, व्यास को व्यास भी बोलते हैं और व्यास भी बोलते हैं, व्यास और व्यास, व्यास और विपाशा, तो मैंने इसको याद रख रखा है विपाशा बसु। तो व्यास आपका विपाशा, विपाशा ऑप्शन 1 हो गया, सतलुज आपका ए से 2 हो गया, बी का 1 हो गया, ऐसे याद रख रखा है। रावी और पुरुषनी मैंने याद रख रखा है कैसे, देखिए रावी में आर की साउंड आ रही है और परुषनी में भी आर की साउंड आ रही है, तो इस साउंड के बेसिस के पे मैंने याद रख रखा है रावी और परुषनी। इसलिए चेनाब का हो गया आपका असकनी, आप कोई भी सी एच से लेके और चस्कनी, कुछ ऐसा नाम मैंने बना रखा है इसको याद करने के लिए, आपको जो आप नाम बना सकते हैं वो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चेनाब हमारा क्या हो गया, अस्कनी। ठीक है, तो इसी आधार पर आप इस कोड का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आपने पढ़ा होगा, जब वैदिक लिटरेचर आपने पढ़ा होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आपने पढ़ा होगा, तो हर एक वेद के अपने अपने उपनिषद हैं। ठीक है, अब यहां पे आपसे पूछ रहा है ऋग्वेद का कौन सा है, यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है, सामवेद का कौन सा है, अथर्ववेद का कौन सा है, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, यहां पे आप देखिए ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद है, कौष्टिकी उपनिषद है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहां पे मैं कह सकता हूं फिर ऋग्वेद का कौन सा है, कौष्टिकी उपनिषद है, ए का 4। आगे आप देखिए जो आपके यजुर्वेद 2 हैं, शुक्ल और कृष्ण, तो शुक्ल यजुर्वेद में कौन से हमारे, बृहद नायिका, ईशा, बृहद नायिका और ईशा उपनिषद, उसके अलावा तैत्तिरीय कथा, श्वेत वस्त्रा, और उसके अलावा मैत्रेय, ये कुछ उपनिषद हैं जो हमारे यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोई है हमारा, देखिए एक हमें मिल गया कथा, कथा हमारा किसका है, यजुर्वेद का है, तो यजुर्वेद का हमारा क्या हो गया, कथा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सारा प्रॉब्लम आप सोल्व हो सकती है, इनको आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, जो भी आपका प्रश्न आएगा इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सामवेद हमारा जो है छंदोग्या उपनिषद है, सामवेद का हमारा छंदोग्या उपनिषद, ये हमारा सी का 1 हो जाएगा। अथर्ववेद 1 बज गया हमारा, डी का 2 मुंडका उपनिषद हो जाएगा। तो इस आधार पे आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में जरूर उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और आपको ऋग्वेदिक नेम दे दिए और उनके मॉडर्न नेम अब आपसे पूछ रहा है, जैसे गोमल का क्या था, कुरुमु का क्या था, सुवास्तु किसका था, और दृष्टावरी किसका नाम था। तो ये इसका भी मैं परमानेंट सोल्यूशन कर देता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपकी ऋग्वेदिक, जिनके रिवर्स हैं ऋग्वेदिक नेम ये हैं आपके, और मॉडर्न नेम ये हैं, इनके आप फोटो उतार लीजिए। ठीक है, ये आपका सारा यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये तो आपका इसी ऑर्डर में सही है, गोमल, गोमती, कुर्मु, कुर्रम, स्वास्तु, स्वातिथि और दिशरावरी का आपका घग्गर था, ये तो ऐसे ही ऑर्डर में सही है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपने महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा, हमारे कितने हैं महाजनपद, 16 हैं। कहीं पे किसी बुद्धिस्ट में बुद्धिस्ट, उसको आप क्या कहते हैं उसको, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 12 कहे गए हैं। ठीक है, कहीं पे 14 कहीं गए हैं। ठीक है, कहीं पे क्या होता है, जो गंधार वाला जो हमारा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर जो 2 महाजनपद थे, कहीं पे उसको कैलकुलेट नहीं करते तो 14 महाजनपद मानते हैं, लेकिन ओवरऑल हम कितने महाजनपद मानते हैं हमारे इंडिया के अंदर, 16 महाजनपद मानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दे दिया कि ये आपके किंगडम है और ये आपके राजा हैं, आपको मिलान करना है राजाओं का महाजनपद से। प्रद्योता, 2 नाम याद रखिएगा, एक तो है प्रद्योता और एक है प्रसेनजीत। प्रद्योता थे अवंती के राजा, प्रसेनजीत थे कोसाला के, कोसाला महाजनपद के। ये 2 ऐसे किंग हैं जो गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप याद रखिएगा। उडायन थे, वो थे वत्सा महाजनपद के राजा, और अजात शत्रु बच गए हमारे किसके, मगध के राजा। हरियंका डायनेस्टी के थे ना, मगध पे कितनी आपकी डायनेस्टी आई है वो भी आगे क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा। तो इसके आधार पे आप देखिए, प्रद्योता आपके ए का ऑप्शन 3 हो गया, ये रहा आपका, बी का हमारा 2 हो गया, सी का हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और 4, डी का हमारा 1 हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। ये आपके महाजनपद हैं और ये उनकी कैपिटल है। अब आपको बताना है कौन से महाजनपद की कौन सी कैपिटल है। तो यदि आपने महाजनपद पढ़ रखे हैं तभी आप इसका बता सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको जो लिस्ट दिखा रहा हूँ इनकी आप जो है क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में जो महाजनपद पहले थे, प्रेजेंट में उनका कौन सा एरिया है और उनकी कैपिटल कौन सी थी, ये आपको दे रखी है। जैसे अभी हमको दे रखा है इसमें ऑप्शन में अस्माका। अस्माका की यहाँ पे आप पाओगे इन्होंने कौन सी कैपिटल दे रखी है, पोटाना। पोटाना यहाँ पे देखिए अस्माका की हमारी कौन सी कैपिटल हो जाएगी, पोटाना। इसके बाद आप पाओगे यहाँ पे आ गया हमारा वत्सा। वत्सा है हमारे ऑप्शन में नहीं, अंगा है, ठीक है। छेड़ी है, छेड़ी देखिए, छेड़ी की जो कैपिटल है यहाँ पे क्या है, शुक्तिमती। तो छेड़ी की जो आपकी शुक्तिमती हो गई। इसके बाद हमारा मत्स्य की आपकी विराट हो जाएगी और अंगा की हमारी हो जाएगी चंपा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मत्स्य की हमारी विराट हो जाएगी, अंगा की हमारी हो जाएगी चंपा। तो इस आधार पे हम इस कोड का आंसर आसानी से दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपके नोट्स में आप लिख लीजिएगा। ये हैं महाजनपद, ये महाजनपद हैं, ये प्रेजेंट का एरिया है और ये इनकी कैपिटल है। अरेंज द फॉलोइंग महाजनपद मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन करेक्ट ऑर्डर। भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हो यदि आपने मैप के जरिए महाजनपद को पढ़ा है, तभी आप इनको वेस्ट से ईस्ट में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अवंती हो गया, वेस्ट में है। इसके बाद आएगा आपका मत्स्य, मत्स्य के बाद आएगा आपका कोसाला, कोसाला के बाद आएगा हमारा मगध। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, अवंती। अवंती के बाद हमारा क्या आ रहा है, मत्स्य। मत्स्य के बाद हमारा आ रहा है कोसाला। कोसाला के बाद आ रहा है हमारा मगध। 1 3 4 2 1342 जहां दिखे वो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यदि आपने मगध एम्पायर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले उस पर कौन थी, हरियंका डायनेस्टी थी। बिंबिसार, अजातशत्रु वगैरह आपने पढ़े होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, आपने पढ़ा होगा महापद्मनंदा, धनानंदा, वो थी नंदा डायनेस्टी मगध साम्राज्य के ऊपर। फिर नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के किसने फेंका था, मौर्यन डायनेस्टी ने, मौर्यन साम्राज्य ने। और फिर मौर्यन साम्राज्य के जो आखिरी राजा थे उसको किसने मारा था, सुंगा डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंगा ने। तो सुंगा डायनेस्टी फिर बाद में आई। तो 4 डायनेस्टी की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहले कौन थी, हरियंका थी, फिर उसके बाद नंदा थी, फिर मौर्यन थी, फिर सुंगा थी। 4132 जहां दिखे वही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए आपको और वीडियो इन क्वेश्चंस के ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो जरूर मेरे को आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा।